हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज हम इस क्लास में जो है भूगोल के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीआरई 1 का एग्ज़ाम हो, 2 का एग्ज़ाम हो, 3 का एग्ज़ाम हो या उसका री एग्ज़ाम हो। हम इस क्लास में जो है ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बीपीएससी के टीआरई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपके जीके जीएस सेक्शन में भी बन सकते हैं और आपके सब्जेक्ट वाले सेक्शन में भी बन सकते हैं। तो आप लोग जो है वो पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखिएगा प्रश्नों के साथ साथ, क्योंकि जो है एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हो सकता है कि इनके आसपास से ही क्वेश्चन बना लिए जाएं और आप लोगों का ध्यान वहाँ न जाए। तो बहुत ही ध्यान से जो है वो आप क्वेश्चन को देखते चलेंगे, उसके साथ साथ जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा एक्सप्लेनेशन को भी देखते और सुनते चलेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले सेशन में सवाल पूछा था एक कि जो है मोटा अनाज जो है उसको चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है। तो उसका सही जवाब था कि वो सूखी और सहिष्णु फसल होती है। तो एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारिक अनाज कहा जाता है कि वे कठोर और शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको पानी वानी की आवश्यकता नहीं होती है और मौसम अगर बहुत ज़्यादा सूखा होगा तो वहाँ भी इनकी पैदावार की जा सकती है। जहाँ अन्य फसलें संघर्ष करती हैं, मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज माने जाने के लिए कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। कौन से? तो मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर और विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से जो है वो भरपूर होता है। इसके अलावा देखिए, मोटा अनाज जो है सूखा सहिष्णु फसल है, ठीक है। इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक की आवश्यकता, जिससे यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल का विकल्प बन जाता है। और गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबर फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। इसीलिए सूखा जो है मोटा अनाज को क्या कहा जाता है? सूखा सहिष्णु फसल और भविष्य का अनाज है जो कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है जो आपका आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है कि भारत का स्थलाकृति का जो मानचित्र है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये किस संगठन के बनाया जाता है, किस संगठन के द्वारा, ये आपसे पूछ रहा है। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा द सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है भारतीय स्थलाकृति मानचित्र का निर्माण किया जाता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भारत का स्थलाकृत मानचित्र जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है ये, और इसकी स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की? तो 1767 में हुई थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1767 में हुई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को जो है वो सूची 2 से मिलाना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एक तरफ जो है वो मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं या मैदान के प्रकार दिए गए हैं और वह किस क्षेत्र में जो है इनको कहा जाता है वो आपका दिया गया है। तो देखिए, चार किसे कहते हैं? तो डेल्टाई क्षेत्र को चार कहते हैं। तो पहले का हमारा दूसरा हो जाएगा, तो पहले हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंकर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंकड़ पत्थर किस में ज़्यादा होते हैं? तो बांगर में होते हैं। तो कंकड़ को हम बांगर से मिला देंगे तो हमारा दूसरे का 3 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कयाल की बात करें तो कयाल जो है वो तटीय मैदान होते हैं, तो कयाल तटीय मैदान 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया। इसके अलावा अब एक ही बच रहा है हमारा जो है मांड जो है पंजाब का मैदान होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 1 कुछ इस प्रकार से इसका जो है वो मिलान हो जाएगा। देखते हैं 2 3 4 1 किस विकल्प में आपको देखने को मिलता है। तो 2 3 4 1 है जो हमको बी विकल्प में देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 3 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और मैं जो सवाल आपको करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जो है वो मिस मत करिएगा। देखिए, चार किसे कहते हैं? डेल्टाई क्षेत्र को। कंकड़ जो है वो बांगर को कहते हैं। कयाल जो है तटीय मैदान होते हैं और मांड जो है ये पंजाब का मैदान होता है, ठीक है। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगी, मैं बता देता हूँ।
वैसे ये मिलाना नहीं है, सीधे सीधे ही लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है रिच इन मिनरल्स रिसोर्स बट लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इस यहाँ क्या है कि खनिज की अधिकता है लेकिन आपका क्या है औद्योगिकरण का अभाव है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो ये उत्तराखंड है। आप सभी लोग जानते हैं लोहा से लेके कोयला से लेके अन्य प्रकार के खनिज जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा है किसमें, मिनरल्स में जो है या खनिजों में जो है भरपूर मात्रा में यहाँ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि औद्योगिकरण का जो है वो अभाव है, इसीलिए यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो पहले का हमारा पहले से ही मिल जाएगा झारखंड से। अगला हमारा कह रहा है रिच इन वाटर रिसोर्स बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए ये कह रहा है कि पानी की मात्रा जो है, जल रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जल संसाधन बहुत ही ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बहुत ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अभी तक यहाँ पे हो नहीं पाया है। तो इसीलिए हमारा बी जो हो जाएगा उसका 2 से मिलान हो जाएगा। अगला कह रहा है रिच इन सोलर एंड वाइंड एनर्जी बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स। अब देखिए आप सभी को पता है कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में जो है वो रेगिस्तान और मरुस्थल देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि सोलर और हवा जो है, हवा ऊर्जा या वायु ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स। यहाँ पे जो है जल संसाधन की कमी है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है। आप सभी को पता है कि भारत जो है वो विविधता वाला देश है। कहीं आपको एक क्षेत्र में ठंडी अधिकतर देखने को मिलेगी, जहाँ अगर आप लद्दाख देख लें तो वो एक ठंडा रेगिस्तान है। उधर अगर आप राजस्थान की बात कर लें तो एक सूखा और गर्म रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से जो है वो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अगला हमारा कह रहा है रिच इन मिनरल्स रिसोर्स बट लैक्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये ऐसा लद्दाख में है, मिनरल्स भी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम है और कम्युनिकेशन भी बहुत कम है। तो इसीलिए हमारा ये 4 से हो जाएगा, सीधा सीधा जो है इसका मिलान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। देखिए हिंदी में लिखा है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण में कमी, तो ये झारखंड में है। और जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास में कमी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर बात करें सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, तो ये राजस्थान में है, जो जल संसाधन की कमी पाई जाती है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार संसाधनों में कमी, तो ये लद्दाख में है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा। सीधा सीधा ही मिलान करना है आपका। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। आपका ये सवाल कब पूछा गया था? तो बीपीएससी स्कूल टीचर में आपसे 2023 में जो है ये सवाल पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच का विभाजक है। ठीक है, अब एक तरफ तो अरब सागर है आपका, मान लीजिए ये है। ठीक है, इधर आपका अरब सागर बहता है और इधर आपकी जो है वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बीच में से जो विभाजक का काम करता है वो कौन करता है। अगर हमसे पूछा जाए कि सिंधु और गंगा के मैदान का विभाजक कौन है, तो ये अम्बाला है। ठीक है, अम्बाला शहर जो है ये, इसके ऊपर से जो है वो सिंधु नदी बह जाती है और नीचे से जो है वो गंगा का मैदान आ जाता है। ठीक है, इधर से घूम के। तो एक प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, टीआरई में पूछा गया है कि कौन है जो इनमें से कौन सा शहर है जो सिंधु और गंगा के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, तो वो अम्बाला शहर हो जाएगा। और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा तंत्र है या अपवाह तंत्र, इनके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये दिल्ली रिज, एक प्रकार मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए दिल्ली रिज से लेके, ठीक है, कहाँ से? तो दिल्ली रिज से लेके आपका अरावली और सह्याद्री और अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ये सारी जो है वो क्या करती है, आप थोड़ा सा उल्टा समझिए, मध्य प्रदेश से लेके, ठीक है, राजस्थान से लेके और दिल्ली तक एक ऐसे सीधी सीधी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो क्या करती है कि इनके बीच में जो है वो डिवाइडर का काम करती है। ठीक है, डिवाइडर का काम करती है। ये कहाँ से शुरू होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से शुरू होती है और सह्याद्री या पश्चिमी घाट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से होते हुए अरावली पर्वत श्रेणी से सीधा एक श्रेणी लगी हुई है जो दिल्ली रिज में आके ख़त्म होती है, जिसको हम दिल्ली कटक भी कहते हैं। तो ये जो है वो एक प्रकार से जल विभाजक का काम करता है। शहर की बात करें तो शहर हमारा कौन सा हो जाएगा? अम्बाला हो जाएगा। ठीक है, अम्बाला शहर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपसे कई बार जो है ये पूछा गया है।
देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है वो मौजूद हैं। हमारा अगला सवाल है जो विश्व के भूगोल से है और आपसे कह रहा है कि सूर्य क्या है। ठीक है, सूर्य है एक। अब सूर्य क्या है, येलो स्टार है या लाल स्टार है या श्वेत तारा है, क्या है आपको बताना है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सूर्य एक प्रकार से क्या है कि येलो तारा है। ठीक है, येलो तारा है या पीला स्टार है, तो इसीलिए इसका जो विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसे बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई देती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि आकार और माप और समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, उम्मीद है आप सभी लोग गलत नहीं करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा शुक्र हो जाएगा। ठीक है, वीनस हो जाएगा। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी जो है ऐसे नाम से जो है इसको पुकारा जाता है। और ये सवाल आपका जो है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में आपसे पूछा गया था। देखिए, आकार और माप के में समानता के कारण शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाम को भी दिखता है आपको काफ़ी चमकते हुए और भोर सुबह भी आपको ये चमकते हुए दिख जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है। तो देखिए, जो बाहर के हमारे 4 ग्रह हैं, चाहे शनि हो जाए और यूरेनस हो जाए और नेपच्यून हो जाए और बृहस्पति हो जाए, ये सारे हमारे जो हैं वो विशाल ग्रह की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारा जो मंगल ग्रह है वो हमारा विशाल ग्रह नहीं है, इसीलिए हमारा जो है वो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, मंगल ग्रह कोई विशाल ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह जैसे पृथ्वी जो चट्टानों या धातुओं से बने हैं जिनकी सतह कठोर होती है। हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं। कौन कौन से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैस वाले विशाल ग्रह बड़े हैं। कौन कौन से, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से बने हैं। इनका केंद्र जो है अपेक्षाकृत छोटा चट्टानी है। ये कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे यूरेनस और नेपच्यून जो है ये हमारे गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है उसे क्या कहा जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 3 में ये आपसे 20/7/2024 को पूछा गया था प्राइमरी लेवल के एग्जाम में। ठीक है, प्राइमरी में तो इसके क्या कहते हैं, देखिए जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एपिहेलियन या अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिहेलियन और अपसौर। और ठीक इसके विपरीत में अगर सूर्य जब होती पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होती, मतलब पृथ्वी जब सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। ठीक है, इसमें लगभग जो होता है वो दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर और इसमें जो है वो 152 मिलियन किलोमीटर होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को जो है वो अपसौर कहा जाता है। और सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की सूर्याक्ष की दूरी जो है वो लगभग कितनी है, 152 मिलियन हम कह सकते हैं। अपसौर आमतौर पर प्रत्येक वर्ष जुलाई की शुरुआत में होता है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है उसे सूर्य का समीपक के नाम से जाना जाता है। और सूर्य समीपक के दौरान पृथ्वी और सूर्य के केंद्र की दूरी जो है वो लगभग कितना रह जाती है, उसे उपसौर हम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी अधिकतम दूर होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और जब नज़दीक होती है तो हम उसे उपसौर कहते हैं। ये आपको जनवरी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें अगर दूरी पूछे तो उपसौर में जो है दूरी कितनी होती है, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और अगर अपसौर में पूछे तो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सवाल जो है वो आपसे बन सकता है क्योंकि अभी एपिहेलियन और पेरिहेलियन पूछा है, अब की बार दूरी भी पूछ सकता है। हमारा अगला सवाल है कि ओजोन छिद्र जो है वो स्पष्ट रूप से कहाँ अधिक दिखता है। ठीक है, तो ओजोन छिद्र जो है वो कहाँ पे दिखता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको स्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव पर दिखता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी दक्षिणी ध्रुव देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ई विकल्प। ठीक है, ई विकल्प जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र
एक्सप्लेनेशन है कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। समताप में ओजोन का अवयव विस्तृत रूप से होता है, लेकिन यह अवयव अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत की पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में जो है वो पाया जाता है। अगली बार आपसे पूछे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये भी समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएँ कितनी हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हमारा 179 हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपसे पूछा गया था। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 179 क्यों होगा। आप उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब हो गया, तो इसमें देखिए बीच में से क्या जाएगी, 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा जाती है, और दूसरी तरफ हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है 90 डिग्री पे, और ऊपर की तरफ हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाता है 90 डिग्री पे। अब जब हम रेखा खींचनी शुरू करेंगे तो ये हमारी जो ध्रुव वाला जो है ये पोर्शन, ये हमारा केवल एक पॉइंट बन के रह जाएगा, एक पॉइंट बन के रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारी रेखाओं में नहीं काउंट होगा, ये हमारा रेखाओं में नहीं काउंट होगा। तो हमारा एक तरफ से 90 नहीं 89 और 89 रेखाएं दोनों पोल पे हो जाएंगी, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 178 हो जाएगा, टोटल 178 हो जाएगा। प्लस हमारा एक जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को ऐड कर लेंगे तो हमारा 179 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। ठीक है, तो शीत कटिबंध में कौन सा आता है, तो एक प्रकार से मैं फिर से आपका ग्लोब बना लेता हूँ। ठीक है, एक मॉडल बना लेता हूँ। मान लीजिए ये है हमारा। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि ये हमारा जो है वो भूमध्य रेखा हो गई, बीच से भूमध्य रेखा चली गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा चली गई, और 23.5 डिग्री हमारी जो है वो मकर रेखा चली गई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग मतलब ऑब्जेक्शन मत करिएगा कि आपने गलत बता दिया। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा जो हो गया वो 23.5 डिग्री हो गया, और ये भी हमारा जो है वो 23.5 डिग्री हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ये हमारा 66.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा जो है वो 66.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 66.5 डिग्री हो जाएगा। मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, 66.5 डिग्री आप लोग समझ जाइएगा, 66.5 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है वो सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, एक मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूँ, तो यहाँ पे जो है वो सूर्य ऐसे घूमता फिरता रहता है। ठीक है, और यहाँ जो है वो लंबवत होता है। तो यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इसे हम किस में रखते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रखते हैं। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री से 66 डिग्री को हम समशीतोष्ण कहते हैं, मतलब गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। ठीक है, अगर हम 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की बात करें, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री की बात की जाए, तो यहाँ पे जो है वो सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत नहीं पड़ती हैं। ये एरिया जो हो गया, ये एरिया दोनों ध्रुवों में, ठीक है, दोनों ध्रुवों में जो ये एरिया हो गया, यहाँ पे जो है वो सूर्य की किरणें जो हैं वो काफ़ी मतलब लंबवत नहीं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, शीत कटिबंध कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच। तो ये जो 66.5 डिग्री से और यहाँ का एरिया था, ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, 90 डिग्री जो है, और ये जो रेखा कहलाती है यहाँ से जो है ये एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल जो है वो सही कहा गया है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि 23.5 से 66.5 तक, तो ये जो होता है यहाँ आपको गर्मी भी देखने को मिलती है और सर्दी भी देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मल होता है या टेम्परेट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच, दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है, तो ये जो 66.5 डिग्री आपका होता है इसी को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, इससे लेके फिर दक्षिणी ध्रुव तक। तो ये भी हमारा जो दिया गया है ये हमारा सही दिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन भी सही हो रहा है और दूसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है। तो आपका डी विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा समझ गए होंगे। देखिए, शीत कटिबंध पेटी का विस्तार जो है वो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच जो है वो ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध में आते हैं और इन्हें शीत कटिबंध कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि यदि ग्रीनविच मीन टाइम में
या ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो आपका ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। देखिए आपका ये मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, ये हो जाएगा पूर्व, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो देखिए जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, ये आपका मान लीजिए ग्रीनविच मीन टाइम हो गया जो बीच में है, तो अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा समय जो होगा प्लस होगा, ठीक है, समय जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा समय जो होगा माइनस में होगा। माइनस में कैसे होगा, मान लीजिए ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर 10 बज रहे हैं और अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो हमारा समय जो होगा इसमें से घटेगा, 10 में से घटेगा, और अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो है समय जो है वो बढ़ेगा। और आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री आपको आगे कह रहा है जाने को, तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट लगता है, तो आपसे कह रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देशांतर में आपको बस आप लोग इतना याद रखिए कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय जो है वो लगता है, ठीक है। तो 4 मिनट का समय लगता है और आपसे 30 डिग्री कहा जा रहा है, तो 30 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट, और 120 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये 2 घंटे हो जाएगा। और 10 में जब 12 में हमारा 12 कह रहा है, 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब 2 PM। 2 PM आपको कौन से विकल्प में देखने को मिल रहा है, तो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका जो ए विकल्प है 2 PM वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए ग्रीनविच मीन टाइम से 1 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट के समय में जो है वो वृद्धि होती है तथा 1 डिग्री पश्चिम में बढ़ने पर जो है वो 4 मिनट की कमी हो जाती है। मैंने आपको जो है यही बताया है। और 30 डिग्री में कितना 120 मिनट लग जाएगा, तो 2 घंटा, 2 घंटे अगर हम जोड़ देंगे तो ये दोपहर का 2 बजे का समय हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। आपसे BPSC TRE 3.0 में आपसे ये सवाल पूछा गया है प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है आप लोगों के लिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5.5 घंटे, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो है ये हमारी जो है वो भारतीय मानक समय रेखा है और ये 5.5 घंटा जो है वो आगे चलती है ग्रीनविच मीन टाइम से। हमारा अगला सवाल है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वह समय है जो पूरे भारत और श्रीलंका में जो है देखा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गणना इलाहाबाद वेधशाला से की जाती है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5 घंटे और 30 मिनट जो है वो आगे है हमारा भारतीय मानक समय। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के बारे में जो है वो सही है। तो लेक सुपीरियर के बारे में आपका कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि यह विश्व का जो है वो खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, ठीक है। तो यह विश्व का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो खारे जल का जो है सबसे बड़ा समूह है। तो ऐसा नहीं है, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो हमारा पहला जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे सत्य पूछ रहा है। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि यह कनाडा और USA के मध्य जो है भौगोलिक सीमा बनाती है। तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ये कनाडा और USA के मध्य जो है वो भौगोलिक सीमा बनाते हुए बहती है। अगला कह रहा है कि यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी जो है ये सीमा बनाती है। तो ये जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ये 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा जो है वो नहीं बनाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो हमारा एक ही विकल्प सही हो रहा है, बी विकल्प, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो आपको शायद देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए लेक सुपीरियर के बारे में कह रहा है तो यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। जी नहीं, ये तीसरा सबसे बड़ा जल समूह है। ये कनाडा और USA के मध्य सीमा बनाती है, ये हमारा सही है। और हमारा सी विकल्प भी गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प सही हो जाएगा। आपसे BPSC स्कूल टीचर 2023 में जो है ये सवाल पूछा गया था। देखिए सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका और महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है वो बहती है, ठीक है, भौगोलिक सीमा बनाती है। और सुपीरियर झील जो है विश्व की तीसरे सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित USA की सीमा में संयुक्त रूप से 5 झील जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो जो है ये इसी के तंत्र में आती हैं। हमारा अगला सवाल है कि खनिज जो है वो निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। आपसे कह रहा है खनिज जो है वो किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो ये अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है, इसीलिए हमारा ये विकल्प जो है
वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल 8/12/2023 को जो है वो पूछा गया था। देखिए, खनिज अक्सर तलहटी चट्टानों की परतों में जो है ये जमा होता है और संचित होते हैं। तलछटी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जल और निकायों के भीतर खनिज और कार्बनिक कणों के संचय और संघनन से बनती हैं। इन चट्टानों में आमतौर पर चूना पत्थर जैसे खनिज की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, और बलुआ पत्थर जिसमें क्वार्ट्ज और अन्य खनिज होते हैं। याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा या अवसादी चट्टान हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि किस टाइप के रॉक में जो है या किस टाइप के चट्टान में जो है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म किस में पाए जाएंगे? तो जीवाश्म जो है किस में पाए जाएंगे, आप सभी को बताना है। तो जीवाश्म किस में पाए जाएंगे दोस्तों? तो ये जो है अवसादी सेल में जो है वो जीवाश्म पाए जाएंगे। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में 14/12/2023 को ये सवाल पूछा गया है। देखिए, चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का जो है निर्माण होता है, और इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इस पर परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टान में जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लगभग 75% भाग पर जो है अवसादी सेल का जो है वो विस्तार आपको देखने को मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से युवा वलित पर्वत नहीं है। तो देखिए, युवा वलित पर्वत कौन सा नहीं है? तो हिमालय जो है वो युवा वलित पर्वत है। और ठीक है, हमारा जो है एंडीज भी जो है वो युवा वलित पर्वत है, लेकिन अरावली और एप्लीशियन जो है वो युवा वलित पर्वत नहीं है, ये प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण है। इसीलिए हमारा जो विकल्प होगा डी जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली और एप्लीशियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है। यूराल, अरावली पर्वतमाला और एप्लीशियन पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब चट्टानों में जो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोर और वलन जब पड़ता है तो उसे वलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। तो याद रखिएगा, यूराल, अरावली और एप्लेशियन जो है वो आपके पुराने वलित पर्वत हैं। इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको अभी तक देखने को मिला है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमारा अगला सवाल है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग कौन सा है। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड या लारेशिया लैंड। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है ये हमारे किसका हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर में ये सवाल आपसे पूछा गया है। और दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व जो है और नव परागजीव का महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को जो है वो लारेशिया कहा जाता है। उत्तरी भाग को जो है लारेशिया कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डेजर्टी कोलस कहते हैं। ठीक है, डेजर्टी कोलस कहते हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को जो है वो डेजर्टी कोलस कहा जाता है। यह जानवर जो है रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के अनुकूलित होते हैं, और जहाँ पानी की कमी होती है और तापमान अत्यधिक हो सकता है। रेगिस्तानी जानवरों के उदाहरणों में ऊँट, रेगिस्तानी लोमड़ी और सरीसृप और कीड़े की विभिन्न प्रजातियाँ जो हैं वो शामिल हैं। हमारा अगला सवाल है कि विभिन्न पर्वत की चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है। तो पर्वत की सतह पर जो है जो चट्टानें पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? चट्टानी सतह को। तो उन्हें हम फेल्सन मीर कहते हैं। ठीक है, फेल्सन मीर कहते हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। तो पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहते हैं? तो फेल्सन मीर कहते हैं। और फेल्सन मीर का तात्पर्य पहाड़ की चोटी या ढलान पर पाए जाने वाले पत्थरों या चट्टानों के टुकड़ों के क्षेत्र से है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ढीले कोणीय चट्टानों का व्यापक आवरण है जो प्रायः हिम के टूटने के कारण बनता है। ठीक है, यह शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चट्टानों का समुद्र, जो ऐसे परिदृश्यों के स्वरूप सटीक का वर्णन करता है। यह इसे पहाड़ की चोटी और चट्टानी सतह के सही शब्दावली बनाता है। ठीक है, जो फेल्सन मीर है, ठीक है, इससे क्या कहते हैं? तो ये जो पहाड़ की चोटी पर चट्टानी सतह होती है उसे हम फेल्सन मीर कहते हैं। आप इतना याद रखिएगा। आपसे अगला सवाल पूछ रहा है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा जो है वो हमारा गर्म रेगिस्तान है, इसीलिए हमारा टॉरिड हो जाएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जो है ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, सहारा एक उष्ण रेगिस्तान है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है,
और उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ है। सहारा अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जहाँ तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। यह रेत के टीलों, चट्टानी पठारों और विरल वनस्पतियों के विशाल विस्तार से जो है वो पहचाना जाता है। हमारा अगला सवाल जो है वो ज्वालामुखी और भूकंप से रिलेटेड है। आपसे कह रहा है कि रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है। तो ये जो है वो भूकंप को नापने का काम करता है। रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप नापने का कार्य करता है, इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंप की शक्ति को मापता है, और मरकरी स्केल भी आती है इसी में। वो किसी दिए गए स्थान के भीतर भूकंप के भौतिक प्रभाव को मापता है, तो ये भी याद रखिएगा। यह भूकंप की तीव्रता को जो है वो मापता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो अभी देखिए, भूकंप की गहनता मापने हेतु किसका, तो मरकरी पैमाने का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी पैमाने का। और तीव्रता की बात की जाए तो उससे रिक्टर पैमाने से जो है वो तीव्रता जो है वो नापी जाती है। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। मरकली पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता मापने हेतु में प्रयोग किया जाता है। तीव्रता क्या है, इसको हम गहनता कह सकते हैं, ठीक है, गहनता कह सकते हो। तीव्रता के लिए जो हमारा रिक्टर स्केल जो है वो आता है नापने के लिए, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आपसे कह रहा है कि पी तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। पी तरंगे जो होती हैं वो आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को जो है वो अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो हमारा है, देखिए, पी तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ नहीं होती हैं। पी तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य होती हैं, ये याद रखिएगा। पी तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं, और यस तरंगे जो होती हैं वो हमारी जो होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। और दूसरा जो आपसे कह रहा है धरातल पर केंद्र के उद्गम के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये हमारा सही है। और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक से है, तो ये भी सही है, ठीक है। जो आदिवासी समुदाय है वो जानवरों के बिहेवियर को देख के समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है, और उस हिसाब से जो है वो पूर्वानुमान से अपना जो है वो बचाव करते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है डी एक में से अधिक विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बी भी हमारा सही है और सी भी हमारा सही हो रहा है। देखिए, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी, इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है, और यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। यस तरंगे की तुलना में पी तरंगे 60% जो है अधिक तीव्र होती हैं। और द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी या अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए यस को जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यस तरंगे जो होती हैं यह केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। और धरातलीय तरंगे या पृष्ठीय तरंगे जो होती हैं उन्हें यल तरंगे कहा जाता है। यह सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग जो है वो तय करती हैं। हमारा अगला सवाल है कि ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या हैं। तो ज्वालामुखी गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या हैं ये आपको बताना है। तो जो अंतिम संकेत है, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या बचता है, तो केवल धुआंरे ही बचते हैं। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम संकेतों में से एक हैं, और यह ज्वालामुखी के अंदर या उसके पास के छिद्र होते हैं जिनमें से गर्म गैसें निकलती हैं। ये गैसें तब तक निकलती हैं जब सतह के नीचे मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम चरण है। ये ज्वालामुखी के अंदर उसके पास के छिद्र होते हैं जिनसे गर्म गैस निकलती हैं। ये गैस तब तक निकलती हैं जब तक मैग्मा जो है ठंडा नहीं हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि टफ किसे कहते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो कैंसिल एग्जाम हो गया था उससे पूछा गया है आपका। तो टफ जो होता है ये क्या होती है, तो ज्वालामुखी राख होती है, इसे हम टफ कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी राख को जो है वो हम टफ कहते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही सवाल थे। उम्मीद है आपको सवाल पसंद आए होंगे, सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको क्षमा करिएगा, और अगले सेशन में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने जो है वो वीडियो लेके आएंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप तक पहुंचाने में, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और डेली क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।